हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल ड्रीम्स मोटिव पर। रविंद्र सिंह की बुक टेल मी अ स्टोरी का फर्स्ट चैप्टर द एंड ऑफ द टनल हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अभी हमारी सेकंड चैप्टर की बात है, वो है द स्माइल दैट सेड इट ऑल। ये है कमलिका राय की स्टोरी, जो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या हुआ था। ये रही द स्माइल दैट सेड इट ऑल। तो ये कुछ 20 साल पहले की बात है, जब कमलिका राय छोटी थी। उन दिनों दिसंबर का महीना चल रहा था, रात के 10 बजे हुए थे। बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवाएं चल रही थी, बहुत ही ज़्यादा ठंड थी उस दिन। और ये रांची जगह की बात है, उन दिनों वहाँ पर लाइट की प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा थी। और जो कमलिका राय हैं, उनके फादर किसी बिजनेस टूर पे आउट ऑफ टाउन है, तो घर में सिर्फ वो, उनकी बड़ी बहन और उनकी मम्मा ही थी। तो रात का डिनर वो लोग कर चुके हैं और डिनर के बाद वो लोग दोनों बहनें स्टडी के लिए बैठी हैं। लेकिन उनकी मम्मा जो है ना, वो बार बार रीचेक किए जा रही है कि डोर क्लोज हो गए हैं कि नहीं, अच्छे से विंडोज़ अच्छे से बंद कर दी है कि नहीं, बार बार ये देखी जा रही है। क्योंकि कुछ दिनों पहले ही उनके नेबर में एक बहुत ही ज़्यादा बड़ी चोरी हुई थी। तो इस इंसिडेंट से हर कोई उस एरिया में, उस सोसाइटी में डरा हुआ था। इसलिए वो बार बार देख रही थी, बार बार उनके रूम में आ रही थी, हर एक दरवाजे को अच्छे से बार बार देख रही थी कि वो बंद हो गया है कि नहीं। इतने में ही एकदम से लाइट चली जाती है और चारों तरफ अंधेरा, एकदम तेज़ अंधेरा हो जाता है। मैं किसी को भी देख नहीं पा रही हूँ। ये कमलिका राय कहती है कि मतलब मेरी आंखों के आगे बिल्कुल काला अंधेरा आ चुका है, मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब इस अंधेरे में कैंडल ढूंढना एक, मतलब बोलते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा एक खतरनाक काम है, कि अंधेरे में कहीं जाएंगे, चोट लग जाएगी इधर उधर। तो फिर मम्मा और दोनों सिस्टर्स एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक चेन बना लेती है, और चेन के साथ ही वो एक एक स्टेप बाय स्टेप एक एक रूम में जाकर सर्च कर रही है कैंडल को। तो इतने में ही देखते देखते कमलिका राय का हाथ एक वैक्स जैसी चीज़ को टच करता है, और ये क्या, कैंडल ढूंढने में हम सक्सेसफुल हो गए। कमलिका राय ने ढूंढ ली। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे आपको कैंडल मिले वहाँ पे मैच बॉक्स भी रखा हुआ हो, उसके लिए अलग से स्ट्रगल करनी पड़ती है। तो उनकी मम्मा कहती है कि हम लोग किचन में जाके इसको जला लेते हैं। तो किचन में जाके गैस ऑन करके कैंडल जैसे ही जलाई, अंधेरे में एकदम से रोशनी आ गई, और सब एक दूसरे को देख के प्यारी सी स्माइल पास करते हैं। उस अंधेरे में हर कोई बहुत ही ज़्यादा प्यारा दिख रहा था। और हाँ, एकदम साइलेंस थी वहाँ पे रूम में, कि अचानक से डोर पे नॉक का साउंड आता है, रैप रैप रैप। और वो बहुत ही ज़्यादा ना स्लो और बहुत ही ज़्यादा काम डिसेंट सा सुनाई दे रहा था। तो फिर कोई ध्यान नहीं देता है, जाता ही नहीं है कोई। फिर दोबारा से आवाज़ आती है, कोई नॉक कर रहा है दरवाजे को। तो हम लोग डर जाते हैं कि कहीं कोई चोर तो नहीं आ गया। मम्मा, मैं, मेरी सिस्टर, हम तीनों बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। मम्मा, फिर तीसरी बार फिर से आवाज़ आती है, लेकिन वो धीरे से नहीं थी, वो एकदम तेज़ हो जाता है साउंड नॉकिंग का। तो मम्मा क्या करती है, डोर की तरफ जाके डोर ओपन करने की बजाय वो गेस्ट रूम में से हमारे वॉचमैन को, मोहन, मोहन नाम है वॉचमैन का, उनको बुलाने के लिए, उनको आवाज़ देने के लिए गेस्ट रूम की तरफ विंडो की साइड चली जाती है गेस्ट रूम में। और हमारा रूम बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे था, तो इसलिए प्रॉब्लम की बात नहीं थी। ग्राउंड फ्लोर से आराम से मम्मा गेस्ट रूम से वॉचमैन को आवाज़ लगा सकती थी। तो उन्होंने आवाज़ लगाई, वॉचमैन को बुलाया, और इतने में ही वॉचमैन अपनी लालटेन लेकर डोर की तरफ आता है, और वो किसी को डांट रहा होता है। और इतनी देर में ही मम्मा मेरा हाथ पकड़ के मुझे पीछे करती है और झटके से डोर ओपन
बंद कर देती है और वो देखती है कि वॉचमैन मोहन एक लेडी को डांट रहा था। वो लेडी देखने में बहुत ही ज़्यादा ओल्ड लग रही थी, फटी हुई उसकी साड़ी थी और ठंड से कांप रही थी, और वो वॉचमैन उनको बहुत ही ज़ोर से डांट रहा था। तो ऊपर सभी फ्लोर से सभी फैमिलीज धीरे धीरे एक एक करके नीचे आती है देखने के लिए कि वहाँ पे क्या हो रहा है, किसको डांट रहा है वॉचमैन। तो सब आ जाते हैं, मेरी मम्मा उनको देखती है, मेरी मम्मा को उनके ऊपर तरस आ जाता है कि वो, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा, हम लोग अपने कमरों में ब्लैंकेट्स के अंदर बैठकर इतना ज़्यादा मतलब हीट में अच्छे से गर्मास लेकर बैठे हुए थे इतनी ठंड में, और वहाँ वो बूढ़ी औरत कांप रही थी ठंड के मारे। तो वो मेरी मम्मा से कहती है, दीदी रोटी मिलेगी क्या? तो मतलब कांपती हुई आवाज़ में वो ये कहती है, और मेरी मम्मा को उस टाइम पे बहुत ज़्यादा दया आ रही होती है उस लेडी के ऊपर। तो हर कोई ऐसे ही कुछ करता है कि ये कौन है, पक्का ये चोर है या किसी गैंग से इसका लेना देना है, ब्ला ब्ला, इस टाइप की बातें हर कोई एक दूसरे से करता है। इतने में ही ऊपर से चाचा आ जाते हैं, वो भी उस औरत को देख रहे होते हैं। तो वो कुछ नहीं बोलती है, एकदम चुपचाप ना डरी हुई सहमी हुई सी बैठी होती है, कांप रही होती है। तो मम्मा मेरी बड़ी बहन से कहती है कि जाकर जल्दी से ब्लैंकेट ले आओ जो बेड के ऊपर रखा हुआ है। तो भागकर मेरी सिस्टर ब्लैंकेट ले आती है और मम्मा मुझे कहती है कि ये ब्लैंकेट उसको दे दो। तो लेकिन उसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा गंदी स्मेल आ रही थी कि जैसे पता नहीं कितने दिनों से वो नहाई नहीं है। मैंने अपनी सांस रोककर उसके पास गई और ब्लैंकेट उसकी तरफ को फेंक दी। तो मोहन भी बहुत ज़्यादा डांट रहा था उसको कि क्या करने आई हो तुम, और तुम घुसी कैसे यहाँ पे, मैं तो नीचे ही खड़ा था, मैंने तुम्हें देखा क्यों नहीं। तो इन सब की इतने सारे आदमियों की नज़रों से डरती हुई छुपती हुई उसने अपनी नज़रें झुकाए रखी, उसने कुछ भी नहीं कहा, एक वर्ड तक नहीं अपने मुंह से निकाला। फिर माँ अंदर चली गई और वहाँ से 2 रोटी और कटोरी में गरम करके दूध लेकर आई उसके लिए। मुझे अपनी मम्मा को देखकर ना उस दिन बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील हो रहा था, और कुछ अलग ही रूप उनका देखने को मिला मुझे उस दिन। उन्हें बहुत ज़्यादा तरस आ रहा था उस लेडी पे। और जब वो धीरे से रोटी और दूध को अपने हाथ में लेती है और खाने लग जाती है, तो मोहन कहता है कि ठीक है जल्दी से खा के इसे यहाँ से भगाओ, मतलब धक्के मार के निकाल दो। हर कोई, मतलब हर कोई, जितनी भी फैमिली उस सोसाइटी में रह रही थी, हर कोई यही बोली जा रहा था कि इसको भगा दो, इसको धक्के मार के निकाल दो। लेकिन इन सब की आवाज़ों में एक आवाज़ मेरी मम्मा की ये थी कि क्या आज रात ये यहाँ रुक सकती है, कल चली जाएगी। मतलब मम्मा को उसकी बहुत ज़्यादा चिंता हो रही थी कि इतनी ठंड में इतनी रात को वो औरत कहाँ जाएगी। तो चाची कहती है तुम पागल वागल तो नहीं हो गए हो, क्या कहे जा रही हो। और उस टाइम पे लोग आपस में खुसफुसा रहे थे कि इसका हस्बैंड भी घर पे नहीं है और ये क्या पागलपंती वाली बातें किए जा रही है, अगर हमारे घर में इस औरत ने चोरी कर ली या कुछ हो गया तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। इन सब को, मतलब ये सब खुसफुसाहट चल ही रही थी कि एकदम से यादव जी की आवाज़ सुनाई देती है। यादव जी पेइंग गेस्ट हैं किसी नेबर के घर में, और वो ना, मतलब जब भी कोई प्रॉब्लम या कोई ऐसी बात होती है ना सॉल्यूशन निकालने के लिए, तो यादव जी ना बहुत अच्छा सॉल्यूशन, बहुत अच्छी बात कहते हैं, और हमेशा मैं उनके फेवर में ही रहता हूँ। मतलब वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा सॉल्यूशन निकाल लेते हैं किसी भी प्रॉब्लम का। जब भी हमारी सोसाइटी में इस टाइप की कोई प्रॉब्लम या किसी चीज़ पे डिस्कशन हो रहा होता है, तो वो आते हैं, वो कहते हैं कि निर्मला आश्रम है यहाँ से पास में ही है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो वहाँ पे हम इसे छोड़ सकते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि हाँ वहाँ पे हम इसे छोड़ सकते हैं, वो सेफ़ भी है इसके लिए। तो यही सब बातें चल रही होती है, फिर वो रोते हुए मेरी मम्मा से एकदम से कहने लग जाती है
कि मैं एक गांव में रहती थी। मेरे हस्बैंड ने मुझे दूसरी औरत के लिए धक्के मार के घर से निकाल दिया। उसके बाद यहाँ पर मैं अपने किसी रिश्तेदार के घर रह रही थी, लेकिन वहाँ से भी कुछ ही दिनों में मुझे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया गया। तब से मैं यूं ही भटक रही हूँ, घूम रही हूँ, इधर ही सड़कों पे भटक रही हूँ। मुझे कोई आसरा नहीं मिल रहा है। वो मतलब ये सब ना एक आस, एक उम्मीद के साथ ना मेरी मम्मा से कह रही है कि चाचा उसे देख रहे हैं कि ये क्या बड़बड़ाई जा रही है। मम्मा उसकी बात सुनती है। मम्मा को उस पर बहुत ज़्यादा तरस आ जाता है। मोहन से हर कोई कह देता है कि हाँ ये ठीक रहेगा, बजाय कि हम इसे पुलिस स्टेशन में दें तो हम इसे निर्मला आश्रम छोड़ देते हैं, वहाँ वो इसके लिए सुरक्षित भी होगा और इसकी वहाँ पे देखभाल भी हो जाएगी, ठीक रहेगा इस औरत के लिए। तो मोहन वॉचमैन को हर कोई ऑर्डर दे देता है कि रिक्शा को बुला लाए, तो वो चला जाता है रिक्शा को बुलाने के लिए। इतने में ही मेरी मम्मा चाची के कान में कुछ खुसफुसाती है और वो मुझे नहीं पता उन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा। फिर जैसे ही मम्मा कह देती है तो चाची ऊपर से लेके नीचे तक उस औरत को देखती है और जैसे ही थोड़ी सी हिम्मत करके, जो इतनी देर से मतलब इतने सारे आदमी आने के बाद भी वो औरत ना सीढ़ियों पर ही बैठी हुई थी। वो उठ नहीं रही थी, खड़ी नहीं हो रही थी। वो क्यों नहीं खड़ी हो रही थी? वो जैसे ही खड़ी होती है उसकी साड़ी मतलब ना एकदम काले से मतलब सूखे से धब्बे उसकी साड़ी पे, बहुत मतलब कि उस पक्का मेंस्ट्रुएट हुआ था उसको और उसकी वजह से ना उसकी साड़ी ख़राब हो चुकी थी। इस वजह से, इस शर्म की वजह से वो शायद खड़ी नहीं हो पा रही थी। मतलब मैं फ़ील कर पा रही थी उस टाइम पे जैसे ही वो खड़ी होती है। और मैं इमेजिन कर लेती हूँ कि मम्मा ने पक्का चाची से यही बात कही होगी। तो मम्मा जाती हैं अपनी कबर्ड से एक साड़ी निकाल के आती है। इतने में मोहन गया होता है रिक्शा को लेने। तो चाची अपने वज़न का फ़ायदा उठाती है, उस औरत के आगे खड़ी हो जाती है। इतनी देर में मम्मा जल्दी से उसे साड़ी दे देती है और वो अपने शरीर पे वो साड़ी लपेट लेती है। और इतने में ही आवाज़ आती है, नीचे शोर हो रहा होता है, रिक्शा वाला आ चुका है। मोहन उसे रास्ता समझा रहा है कि तुम्हें यहाँ जाना है, तुम्हें वहाँ जाना है, इधर जाना है, उधर जाना है। वो निर्मला आश्रम का वो जो है, वैसे तो उसका नाम है निर्मल हृदय, उस आश्रम का वो रास्ता बता रहा होता है कि इसे वहाँ छोड़ आना। तो यादव जी कहते हैं इसे इस टाइम पे इतनी रात गैर अकेले भेजना ठीक नहीं होगा, किसी ना किसी को तो जाना होगा। तो हर कोई कहता है कि मोहन तुम इसे छोड़ाओ, सेफली उसे पहुंचा दो उस आश्रम में। और हर कोई कहता है कि ये तुम ही जाओ, इतनी मतलब इतनी रात को अकेले उसको भेजना ठीक नहीं होगा। तो मोहन एकदम अनटचेबल की तरह उसे ज़मीन पे मतलब जो रिक्शा होती है ना, खुद तो वो सीट पे बैठ जाता है और उसे ज़मीन पे मतलब बहुत गंदे तरीके से उसको उसके साथ उसको ट्रीट करता है वो। और जब रिक्शा जैसे ही धीरे से चलना स्टार्ट होती है तो उसकी नज़रें इतने सारे लोगों में किसी को नहीं देखती है। वो सिर्फ एक टक मेरी माँ को देखे जा रही थी। उसके आँखों में बहुत ही ज़्यादा प्यार था। मतलब उस टाइम पे मैं बहुत छोटी थी, मुझे आइस रीडिंग करनी नहीं आती थी, लेकिन जिस तरीके से वो मेरी मम्मा को देख रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पक्का वो मेरी मम्मा को थैंक यू बोल रही है। तो वो इंसिडेंट उस दिन, वो रात को इस टाइप का इंसिडेंट हमारे साथ हुआ, हमारी कॉलोनी में, हमारी सोसाइटी में। तो उस दिन मैंने ये रियलाइज़ किया कि हमारे घरों में मतलब बाहर जो टेम्परेचर था, जो ठंड थी ना, हमारे हाथ जितने ठंडे हो गए थे उस ठंड की वजह से, उससे कहीं ज़्यादा ठंडे ना हमारा दिल हो गया था, जो उस औरत के ऊपर तरस नहीं खा पाया। इतने सारे लोग खड़े थे, किसी ने भी उसके ऊपर तरस नहीं खाया, किसी ने भी उसको आसरा देने के बारे में नहीं सोचा। हर कोई उसे भगाने के बारे में, उसको धक्के देके सोसाइटी से निकालने की बातें किए जा रहा था। अब वो आश्रम में सही सलामत चली गई थी और उस इंसिडेंट को भी काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था और हर कोई धीरे धीरे उस इंसिडेंट के बारे में भूल गया था। एक दिन मैं और
मेरी मम्मा मार्केट में सब्जियां लेने के लिए गए हुए थे। मम्मा थैले को खोल के देख रही थी सब्जियां क्या ले ली है क्या नहीं। इतनी देर में पीछे से आवाज़ आती है, दीदी। तो मेरी मम्मा पीछे देखती हैं तो फिर वो इग्नोर कर देती हैं। उन्हें लगता है शायद किसी और को बुला रही है, मुझे नहीं। तो मेरी मम्मा मेरा हाथ पकड़कर आगे की तरफ बढ़ती है। तो फिर दोबारा से आवाज़ आती है, दीदी। और इस बार सिर्फ आवाज़ ही नहीं, वो औरत जो पहले जिसने पहले आवाज़ लगाई थी वो भागती हुई मेरी मम्मा की तरफ, मतलब हम दोनों की तरफ आ रही थी। और आके वो खड़ी हो जाती है और सिर्फ एक सवाल कहती है, दीदी मुझे पहचाना आपने? तो मेरी मम्मा कुछ नहीं कहती, चुप रहती है। बोलती है, दीदी मैं वही हूँ जो उस दिन आपके मतलब घर पे आई थी, आपके दरवाज़े पे खड़ी हुई थी। अगर उस दिन आप मेरी मदद नहीं करती, मुझे रोटी दूध दिया आपने मुझे, और मुझे इतने अच्छे आश्रम में आपने मुझे भेजा, आपका बहुत बहुत थैंक यू। उसके माथे पे बिंदी लगी हुई थी, कानों में झुमके पहने हुए थे, प्यारी सी उसने साड़ी पहनी हुई थी, और सच में वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। उस दिन मुझे लगा कि वो कोई बूढ़ी औरत है, क्योंकि वो बहुत बुरे तरीके से कांप रही थी, उसकी साड़ी उसकी फटी हुई थी, और ध्यान से अंधेरा था, लाइट गई हुई थी, तो इतना ध्यान से हम लोगों ने, मतलब कोई भी उसको ध्यान से नहीं देख पाया कि वो बूढ़ी है या कोई यंग लेडी है। लेकिन आज उसे देखकर मैं और मेरी मम्मा इतना ज़्यादा हैरान हो गए कि मतलब सच में वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी, बहुत प्यारी लग रही थी। और उसके हाथ में कुछ था, और मतलब बकेट थी उसके हाथ में एक बड़ी सारी। तो वो कहती है, दीदी मैं उस आश्रम में हर अपनी बहनों के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और उसकी मम्मा बस मतलब मेरी मम्मा ना कुछ नहीं कहती, बस एक सवाल पूछती है, और तुम्हारा पति? कहती मुझे नहीं पता वो कहाँ है, और मुझे जानना भी नहीं है, मैं बहुत खुश हूँ उसके बिना। मैं अपनी बहनों के साथ रहती हूँ, और मैं यहाँ पे हफ्ते में एक बार आती हूँ इस मार्केट में, और मैं लेडीज़ आइटम जैसे मिरर, कॉम, ज्वेलरी, ये सब चीज़ें मैं बेचने आती हूँ। दीदी आपको इनमें से कुछ चाहिए, मैं आपको फ्री में दूँगी। तो वो ऐसा कहती है, लेकिन हमारे ज़ुबान पर कुछ भी नहीं आ रहा था कि हम उसे क्या कहें। हमें शर्मिंदगी हो रही थी उस रात को महसूस करके कि हमने इसके साथ कैसा सलूक किया था, और आज ही हमारे साथ कितना अच्छे से, कितने प्यार से हमारे साथ बात कर रही है। फिर एकदम से वो कहती है, दीदी मेरे जाने का टाइम हो गया, मैं चलती हूँ। और देखते ही देखते हमारी आंखों के सामने से वो निकल जाती है, रोड क्रॉस करके उस पार चली जाती है, और पीछे मुड़ के देखती है और एक प्यारी सी स्माइल देती है मेरी मम्मा को, और फिर वो अपने रास्ते चली जाती है। हम लोगों की दिमाग में सिर्फ यही चीज़ था कि वो कैसी होगी, वो खुश तो है ना वहाँ पर, वो क्या करती है, वो कहाँ रहती है, उसे अच्छे से खाना मिलता है कि नहीं। और इन सब का जवाब हमें मिल गया, वो सिर्फ उस एक स्माइल के साथ, जो जाते जाते पीछे मुड़कर वो हमें दे गई, वो प्यारी सी स्माइल जिसने इन सब सवालों का जवाब दे दिया, जिसने सब कुछ कह दिया, सिर्फ वो एक स्माइल। तो दोस्तों ये थी स्टोरी, द स्माइल दैट सैड इट ऑल। कमलिका राय यही बताना चाहती थी कि वो लास्ट में दी गई उस लड़की की स्माइल, वो हर एक क्वेश्चन का जवाब दे गई। ओके, तो ये थी हमारी स्टोरी। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है द डिफेंडर, ये हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए ध्यान रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, एंड थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू, आप लोग इतना ध्यान से मेरी स्टोरी को सुनते हैं।